अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो एक एक कमेंट कर दीजिए प्लीज़, सो दैट आई मे नाउ कि आई एम ऑडिबल। आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? लाउड एंड क्लियर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स, और लोग ज्वाइन कर लें तो फिर हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मीनवाइल आप अपने फ्रेंड्स को टैग करना चाहें इस लाइव सेशन में, जो CSS या PMS की प्रिपरेशन कर रहे हैं या वैसे किसी और एग्ज़ाम के लिए ऐसे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप टैग कर सकते हैं, या ये स्ट्रीम शेयर करना चाहें तो स्ट्रीम भी शेयर कर सकते हैं। आप लोग जो अभी तक मुझे सुन रहे हैं, आप ये बताइए कि आप लोगों का ये एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी ये फ़र्स्ट अटैम्प्ट है, सेकंड अटैम्प्ट है, या कौन सी अटैम्प्ट है आपकी? वालेकुम अस्सलाम जी। एक एक कमेंट करके यही बता दें कि आपकी कौन कौन सी अटैम्प्ट है। आठ बज के 2 मिनट हुए, 8:04 पे हम लोग इंशाल्लाह सेशन स्टार्ट कर लेंगे। सो आप लोगों को मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा मज़ीद 1-1.5 मिनट के लिए, उसके बाद फिर हम लोग लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, संबल के फ़र्स्ट अटैम्प्ट है, अलीना की सेकंड है, ठीक हो गया। लास्ट अटैम्प्ट, कोई बात नहीं है। थैंक यू मुनीब। लास्ट अटैम्प्ट वाले सबसे ज़्यादा सियाने लोग होते हैं, जो जितना ज़्यादा खज्जल हुआ होता है ना, वो उतना ज़्यादा वाइज हो जाता है। इफ्तिखार साहब, आपने चौथी अटैम्प्ट भी बना ली है, कोई बात नहीं है। आमिर, आपकी सेकंड अटैम्प्ट है, ठीक हो गया। हमारा डिसेबल्ड पर्सन्स मतलब मेरा ख्याल से आप लोगों की भी प्रिपरेशन तो सेम होती है। बाकी टेक्निकलिटीज़ का मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्या क्या सहूलतें क्या क्या होती हैं और क्या क्या नहीं होती, लेकिन प्रिपरेशन और एग्ज़ाम तो ख्याल में रिटन सबके लिए सेम होता है। अच्छा, लास्ट हमने इस सेशन में अभी तक 2 लेक्चर्स लिए। पहला लेक्चर हमने देखा था टाइप्स ऑफ ऐसे के ऊपर, और कुछ जर्नल डिस्कशन हमने उसमें की थी। वो बड़ा ही सुपरफिशियल सा और सिंपल सा लेक्चर था, जिसमें मैंने कोशिश की कि आप लोग बेसिक्स अंडरस्टैंड कर सकें। आज का जो लेक्चर है ये समझ लीजिए, अगेन उतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी क्रूशल। और आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली वो चीज़ें देखेंगे जो अक्सर औकात स्टूडेंट्स को 2 अटैम्प्ट्स 3 अटैम्प्ट्स देने के बाद समझ आती है कि यार ऐसे में ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं जिनकी तरफ हम देखते ही नहीं हैं।
हम लोगों में से मेजॉरिटी की ये कोशिश होती है कि हम लोग अपनी इंग्लिश के ऊपर फोकस करें, ग्रामर के ऊपर फोकस करें, वोकेबलरी के ऊपर फोकस करें, एक्सप्रेशन के ऊपर फोकस करें, ये इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करें, नॉलेज के ऊपर, उस नॉलेज को एक्सप्रेस करने के ऊपर, अपना सारी चीज़ें के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले कुछ काम करने वाले होते हैं जिनकी तरफ हम लोग देखते तक नहीं हैं। मेरे ख्याल से अगर हम ऐसे को 5 हिस्सों में तकसीम करें, उन 5 हिस्सों में से आखिरी हिस्सा, 5वां हिस्सा, 5 इंपॉर्टेंट हिस्से अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, उनमें से आखिरी हिस्सा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर, एक्सप्रेशन और ये सारी चीज़ें होती हैं। पहले 4 हिस्से कुछ और होते हैं। वो पहले 4 हिस्से क्या होते हैं, आज हमने लेक्चर में वो डिस्कस करने हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, जब आपके पास पेपर में टॉपिक आ जाता है, द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपसे एक्सपेक्ट की जा रही होती है वो है कॉम्प्रिहेंशन। आपने किस हद तक और कितने अच्छे तरीके से उस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंड किया है, उस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया है। देखिए, इफ़ आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन और मुझे उस क्वेश्चन का आंसर पहले ही पता है, तो मेरे जेहन में हमेशा से एक उसका पेट, एक डिफाइंड सा आंसर मेरे जेहन में होगा, और आप उस आंसर के कितने करीब हो वो बताएगा कि आपको मैं कितने नंबर दूंगा जब आप उस सवाल का जवाब देंगे। मतलब आपने मेरे क्वेश्चन को किस हद तक कॉम्प्रिहेंड कर लिया, उस लेवल पर, उसी स्टैंडर्ड पर जिस स्टैंडर्ड पर मैं उसे आपसे पूछ रहा था। मेरे जेहन में जो कॉम्प्रिहेंशन थी वही आपके जेहन में कॉम्प्रिहेंशन होनी चाहिए। अब जब आप ऐसे की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो कॉम्प्रिहेंशन 2 किस्म की होती है। आपने टॉपिक को 2 तरीके से कॉम्प्रिहेंड करना होता है। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन होती है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द फील्ड, और सेकंड कॉम्प्रिहेंशन होती है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टॉपिक। अब ये दोनों क्या होती हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द फील्ड से क्या मुराद है, मतलब जो भी ऐसे का टॉपिक आप उठाएंगे वो किसी ना किसी फील्ड ऑफ नॉलेज से लिया गया होगा। इट कैन बी फ्रॉम पॉलिटिक्स, इट कैन बी फ्रॉम religion, it can be from history, it can be from social sciences, it can be from social sciences के आगे further divisions हैं, it can be from IR, from political science। किसी एक field of knowledge से वो topic लिया गया होगा। तो जब आपने एक टॉपिक चूज कर लिया कि इस टॉपिक के ऊपर मैंने लिखना है, तो आपके ऊपर उस फील्ड ऑफ नॉलेज की कुछ पाबंदियां लग जाती हैं, उस फील्ड की कुछ रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस हैं, वो आपने पूरी करनी है। अब वो रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस क्या होती हैं, मतलब आपने एक टॉपिक चूज किया, लेट्स से दैट टॉपिक बिलोंग्स टू सोशल साइंसेस, को पॉवर्टी के ऊपर आपने टॉपिक चूज कर लिया। अब उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सोशल साइंसेस के किसी भी टॉपिक में टर्मिनोलॉजीज कौन सी यूज की जाती हैं, कौन सी खास, मतलब फील्ड स्पेसिफिक जार्गन्स होते हैं, फील्ड स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो आप उसी में, जैसे IR में हम लोग अक्सर टर्म्स यूज करते हैं। मसलन हम लोग यूज करते हैं बैलेंस ऑफ पावर। अब वैसे नॉर्मली इंग्लिश लिखते हुए हम लोग बैलेंस ऑफ पावर की टर्म यूज नहीं करते, हम लोग लिखते हैं रियलिज्म। हम लोग इसी तरह टर्म यूज करते हैं जी IR में डेटरेंस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग यूज करते हैं हेजमनी यूज करते हैं। हम लोग जिस तरह अभी अफगानिस्तान का इशू चल रहा है, हम लोग डिफरेंट आई लॉ की डिफरेंट टर्म्स यूज कर रहे होते हैं उसमें, उसके अंदर। सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन जो आपके ऊपर फील्ड लगाती है वो ये होती है कि आप जब किसी भी टॉपिक को चूज करें तो उसके फील्ड को समझें कि वो किस फील्ड से लिया गया है, और फिर फील्ड स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज आप उसमें यूज करें। मतलब अगर आपने मुझे एक टॉपिक लिख के भेजा, लेट्स से मैं इस्लामिक स्टडीज का आपने कोई टॉपिक लिखा है, मुझे इस्लामिक स्टडीज की फील्ड की टर्मिनोलॉजीज वो सारी चीज़ें मुझे पता हैं, फ़िक़ा क्या होती है, असूल फ़िक़ा क्या होता है, उसके बाद इस्लाम के जो बेसिक सोर्सेज हैं, कुरान क्या है, हदीस क्या है, इज्तिहाद क्या है, इजमा क्या। अब ये वो सारी टर्म्स हैं जो कि फील्ड स्पेसिफिक हैं। इस्लामिक स्टडीज़ की
फील्ड से रिलेटेड ये टर्मिनोलॉजीज हैं, तो आपने ये यूज करनी है। जब आपका पेपर मेरे सामने आएगा और मैं उसे पढ़ूंगा, अगर उसमें इस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज हुई भी होंगी जो उस फील्ड से रिलेटेड होंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपके पास इन डेप्थ नॉलेज मौजूद है। अगर ऐसा मुझे ना टर्मिनोलॉजीज वहां पे नजर नहीं आती, कुछ और चीजें भी हैं, वो अगर मुझे नजर नहीं आती, तो मुझे फिर ये आइडिया हो जाएगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को सुपरफिशियली तैयार किया हुआ है, उसकी गहराई से आप वाकिफ नहीं हैं। वकास, यामीन और बाकी लोग जितने भी आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, एंड पे मैं आप लोगों को टाइम दूंगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। आप जर्नल प्रिपरेशन के हवाले से भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और ऐसे के हवाले से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। फिलहाल जो मैं चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ ये प्लीज़ समझने की कोशिश करें। अच्छा, तो पहली चीज़ कॉम्प्रिहेंशन, फील्ड कॉम्प्रिहेंशन में, दैट इज़ टर्मिनोलॉजीज। दूसरी चीज़ है थीरीज। हर फील्ड ऑफ नॉलेज की कुछ खास थीरीज होती हैं, हर फील्ड ऑफ नॉलेज के कुछ खास राइटर्स होते हैं, हर फील्ड ऑफ नॉलेज के कुछ खास फिलोसफर्स होते हैं, कोई पायनियर्स होते हैं जिन्होंने उस फील्ड को स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था। आपको उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब इफ यू टॉकिंग अबाउट रिलीजन, आपको पता होना चाहिए इब्न तैमिया कौन है, आपको पता होना चाहिए वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब कौन है, आपको पता होना चाहिए हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स कौन हैं, आपको पता होना चाहिए इमाम शाफी कौन है। ये सारे फिलोसफर्स हैं, राइटर्स हैं इस चीज़ के। फिर आपको डिफरेंट थीरीज पता होनी चाहिए इस्लामिक स्टडीज़ की। मतलब जो भी आपने फील्ड चूज़ की, जो भी टॉपिक आपने चूज़ किया, उससे रिलेटेड आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। तो आप, मैंने जो पिछला लेक्चर दिया था उसमें मैंने एक चीज़ वाजे की थी, वो क्या चीज़ थी, वो अगला लेक्चर भी हमारा होगा इसेंशियल्स ऑफ एन एसे के ऊपर, उसमें मैं मज़ीद डिटेल में बताऊंगा। वो चीज़ ये थी कि जब आप किसी भी टॉपिक को लेकर चलते हो, इनिशियली जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है, तो यू हैव टू डिफाइन योर लिमिटेशंस। आपने अपनी कुछ फील्ड्स डिफाइन कर लेनी है। मतलब मुझे हिस्ट्री पसंद है, मुझे रिलीजन पसंद है, मुझे पॉलिटिक्स पसंद है, मुझे आईआर पसंद है, मुझे सोशल इश्यूज पसंद है। ये 4-5 फील्ड्स मैंने अपने लिए डिफाइन कर लिए। इनके ऊपर मैं हर किस्म की ग्रिप रखने की कोशिश करूंगा। ये जो मैंने टर्म्स आपको बताई, टर्मिनोलॉजीज, थीरीज, राइटर्स, पायनियर्स, फिलोसफर्स, इन फील्ड्स के जो कि मेरे फेवरेट फील्ड हैं, उनके ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं फोकस करूंगा, सारी चीज़ें लिख लूंगा, ताकि मेरे पास इन डेप्थ मैं कहीं पे रेफर कर सकूं, कहीं पे लॉजिक दे सकूं कि ये बात फलाने ने की थी, ये बात उसकी तरफ से आई है, ये बात उसकी तरफ से आई है। डिफरेंट किस्म की किताबें मिल जाती हैं मार्केट में। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को समझना है तो एक बुक है पॉलिटिक्स इन मिनट्स, मार्कस वीक्स ने लिखी हुई है। 4 इंच बाय 4 इंच की टोटल किताब है। एक पेज के ऊपर एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और ये बड़ी ही मज़े की किताब है। मेरे पास ये मौजूद थी। मेरी वो एक स्टूडेंट थी जोहा शाकर, उन्होंने मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, मैंने उनको भेजी, फिर उसने कहा जी कि सर ये मेरा इनाम है, सो मैंने रखनी है। मैंने कहा चलें आप रख लें। अच्छा, तो ये पॉलिटिक्स इन मिनट्स एक मिसाल है। इसी तरह डिफरेंट फील्ड्स की बेसिक्स अंडरस्टैंड करने के लिए आपको किताबें मिल जाती हैं। सो आपका पहला टास्क होना चाहिए कि आप उस फील्ड को कॉम्प्रिहेंड करें, जिस फील्ड का आपने टॉपिक चूज किया, जिस फील्ड के आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो। कॉम्प्रिहेंशन में ही दूसरी चीज आती है टॉपिक की कॉम्प्रिहेंशन। पहली फील्ड की कॉम्प्रिहेंशन और दूसरी टॉपिक की कॉम्प्रिहेंशन। यहां तक आप लोगों को समझ आ रही है मेरी बातों की? एक एक कमेंट कर दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। मैं मीनवाइल कप भी नहीं है, मैं मीनवाइल पानी ले आऊं। एक एक कमेंट कर दें प्लीज। ठीक हो गया, समझ आ रही है। अब चलते हैं आगे। सेकंड थिंग इज, पहली चीज थी फील्ड की कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड थिंग इज टॉपिक की कॉम्प्रिहेंशन।
आपने फील्ड को तो अंडरस्टैंड कर लिया जी, ये फलानी फील्ड से आया है, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली द टॉपिक मीन्स वो भी आपने समझना है। हमेशा टॉपिक के अंदर एक सेंट्रल थीम होगा, एक सिर्फ कोई एक पॉइंट होगा जो उसने पूछा हुआ होगा आपसे। मतलब मिसाल के तौर पर टॉपिक आ जाता है फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इसमें बेसिकली उसका अगर हम इसमें से कोई एक पॉइंट निकालने की कोशिश करें, वो क्या बनता है कि आपने डेमोक्रेसी के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है कि वो कैसा है। टॉपिक आ गया हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अगर इस तरह का टॉपिक आया तो फिर आप क्या करेंगे, आपने फ्यूचर की बातें नहीं फिर करनी, आपने फिर हिस्ट्री देखनी है कि पाकिस्तान में पीछे क्या चलता जाए। ये उसका एक सेंट्रल थीम होगा। वाई हैज डेमोक्रेसी फेल्ड इन पाकिस्तान, आपने वो पूछ रहा है आपसे, कॉजेस के बारे में पूछ रहा है, क्यों डेमोक्रेसी फेल हुई। आपने हिस्ट्री नहीं बतानी, डेमोक्रेसी क्या होती है ये नहीं बतानी, डेमोक्रेसी आई कहां से ये नहीं बताना, डेमोक्रेसी के फेवर में कौन कौन से लोग हैं, उसके अगेंस्ट कौन कौन से लोग हैं ये भी नहीं बताना। उसने ये आपसे नहीं पूछा, उसने पूछा है हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी के साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या हो रहा है, सिर्फ उसके ऊपर बात कीजिए। तो हमेशा जब आपके सामने टॉपिक आएगा देयर विल बी वन सेंट्रल थीम। अब वो जब सेंट्रल थीम होगा तो आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे। पहला हिस्सा उसके मेजर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, वो तमाम बातें जो उसके सेंट्रल थीम को डायरेक्टली एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी हैं, वो आपके मेजर आर्ग्यूमेंट्स कहलाएंगे। फिर आते हैं माइनर आर्ग्यूमेंट्स। माइनर आर्ग्यूमेंट्स जो वो तमाम बातें जो उसने पूछी तो नहीं है, डायरेक्टली तो नहीं पूछी, लेकिन उनको रिलेट करना जरूरी है ताकि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके, वो माइनर आर्ग्यूमेंट्स हो गए। फिर कुछ आते हैं इनएसेंशियल या अननेसेसरी पॉइंट्स, जैसे आप समटाइम्स कोशिश करते हो कुछ सजेशंस देने की, डेमोक्रेसी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अब वो उसने बिल्कुल नहीं पूछा, ना ही ये ज़रूरी है आपके सेंट्रल थीम को कन्वे करने के लिए, लेकिन चूंकि आप देना चाह रहे हो या आपको लगता है कि देयर शुड बी अ वे फॉरवर्ड, तो उसको आप इनएसेंशियल अननेसेसरी आर्गुमेंट्स में काउंट कर सकते हो। अब फिर आपने मेजर आर्गुमेंट्स कितने लिखने हैं, माइनर कितने लिखने हैं, इनएसेंशियल कितना लिखना है। तो हमेशा याद रखिए जो सेंट्रल थीम है, जो एक पॉइंट उसने पूछा था, 80% ऑफ योर आउटलाइन, 80% ऑफ योर एसे शुड बी अबाउट दैट सेंट्रल थीम। 20% आप उसके रिलेशन कायम करने के लिए, बात की तमहीद बांधने के लिए, बात को रिलेट करने के लिए कुछ दाएं बाएं की भी बातें करना चाहें, 20% का आपके पास मार्जिन होगा, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और इनएसेंशियल या अननेसेसरी 2-3% अगर आप देना चाहें तो दे दें, ना देना चाहें फिर भी ठीक है। हर टॉपिक के अंदर रिमार्क्स देना, हर टॉपिक के अंदर क्या उसे कहते हैं सजेशंस देना या वे फॉरवर्ड देना, वो लाजमी नहीं होता, कंपल्सरी नहीं होता। ये हमारी होगी एक मेजर चीज कि टॉपिक को कॉम्प्रिहेंड करना है, और कॉम्प्रिहेंशन में 2 चीजें आती हैं, एक फील्ड की कॉम्प्रिहेंशन और एक टॉपिक की कॉम्प्रिहेंशन। फील्ड की कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपने अपना बैकग्राउंड पहले से तैयार करके 4-5 फील्ड्स के एक्सपर्ट बन के आपने जाना है, और टॉपिक की कॉम्प्रिहेंशन के लिए ऑब्वियसली नॉलेज, इंफॉर्मेशन, विजडम, ये सारी चीजें जरूरी होंगी। ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, दैट इज डाइसेक्शन ऑफ द टॉपिक। आपके पास जब टॉपिक आ गया, आपने उसका सेंट्रल थीम डिफाइन कर दिया, अब उसको किन किन हिस्सों में डिवाइड करना है वो सेंट्रल थीम अगले तक कन्वे करने के लिए। मिसाल के तौर पर आपको बताया गया जी 10 मरले का आपको प्लॉट दे दिया गया, और आपको कहा गया कि इस आपके घर में 3 बंदे रहते हैं, उन 3 बंदों की ये ज़रूरियात हैं। आपने उस 10 मरले के प्लॉट को हिस्सों में डिवाइड करना है, ये बताना है कि उसमें क्या क्या बनाना है। 3 बंदे ऑब्वियसली 3 बेडरूम आपको चाहिए, 3 बंदे ऑब्वियसली कम से कम 2 वॉशरूम आपको चाहिए, एक ड्राइंग रूम होना चाहिए, लिविंग रूम होना चाहिए, किचन होना चाहिए, एक स्टोरेज भी होनी चाहिए। ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर उसके बाद आपके पास पोर्च होना चाहिए, सिटिंग एरिया होना चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। ये आपने उस 10 मरले के प्लॉट को डाइसेक्ट करने के लिए प्लान बना लिया कि भाई इसमें मुझे ये चीजें जरूरी हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन योर एसे। आपके मेजर और माइनर आर्गुमेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि आपने टॉपिक में क्या क्या लिखना है। मसलन
मेज टॉपिक आ गया फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब उसको आपने कैसे डाइसेक्ट करना है? पहले नंबर पे आप फ्यूचर हमेशा करंट ट्रेजेक्टरी की बेस पर डिफाइन करते हो। जी आमिर मंजूर ने उस बुक का नाम बता दिया, थैंक यू आमिर। फ्यूचर आप हमेशा करंट ट्रेजेक्टरी की बेस पर डिफाइन करते हो। तो जब आप फ्यूचर की बात करने जा रहे होगे तो आपका पहला डाइसेक्शन क्या बनेगी कि करंट सिचुएशन डेमोक्रेसी की क्या है पाकिस्तान में। आप इसके ऊपर बात कर लो। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम लोग इसके ऊपर 20% आर्गुमेंट दे देते हैं, फिर 10% आर्गुमेंट पास्ट में डेमोक्रेसी के साथ क्या शब खून खेला गया, बेहतर थी, माड़ी थी, मतलब बिल्कुल लाइट सा 1-2 पैराग्राफ में आपने वो डिस्क्राइब कर देना है। इन दोनों की बेस पर तीसरा आपका पिलर बनेगा। ये हम डाइसेक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें मैंने पेपर चेकर को बतानी है, क्योंकि आपने हमेशा अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करनी होती है कि भाई मैं इस सर्कल के अंदर रहूंगा या रहूंगी, इससे बाहर नहीं जाऊंगा। और वो सर्कल डिफाइन करने को ही डाइसेक्शन कहते हैं। सर्कल में फिर आपने 4 हिस्से करने हैं, 3 हिस्से करने हैं, 6 हिस्से करने हैं, कितने करने हैं, ये आपने पेपर चेकर को डिफाइन करना है। डाइसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप आउटलाइन बना रहे होंगे, एक लेक्चर हमारा आउटलाइन पे भी होगा, जब आप आउटलाइन बना रहे होंगे वहां पे आप उसके मिसाल, एक और मजीद सिंपल मिसाल दे देता हूं। टॉपिक आ गया एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। अब इसके अंदर आपने हिस्ट्री देनी है एनर्जी क्राइसिस की, कॉजेज देनी है एनर्जी क्राइसिस की, करंट जो उसका स्टेटस है एनर्जी क्राइसिस का वो देना है, कर क्या रही है गवर्नमेंट वो देना है, फ्यूचर क्या होगा एनर्जी क्राइसिस का वो देना है। इसको कहते हैं टॉपिक को डाइसेक्ट करना। अब ये आपने, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीजें देनी है, आपने डिफाइन करना है कि आप अपने पेपर चेकर को क्या क्या चीज कन्वे करना चाह रहे हो। उसमें से इनमें से आप 4 चीजें कन्वे कर दो, 6 की 6 कन्वे कर दो, 3 कन्वे कर दो, इसको डाइसेक्शन कहते हैं। पेपर चेकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी आउटलाइन पढ़ के ये देख लेना कि आपने अपने आप को कहां तक लिमिट किया है और क्या आपकी सर्कल है, आपकी बाउंड्रीज क्या क्या है। ये सेकंड पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइसेक्शन वाला। तीसरी चीज आती है वेटेज। आपने 10 मरले का आपको प्लॉट दिया गया था, सिंपल मिसाल देना चाहता हूं, 10 मरले का प्लॉट दिया गया था, आपने ये तो डिफाइन कर लिया 3 कमरे बनाने हैं, वॉशरूम बनाना है, ड्राइंग रूम बनाना है, किचन बनाना है, लेकिन कितना कितना बनाना है। मतलब एक कमरा 12 बाई 12 का आप बना रहे हो, एक कमरा आप 6 बाई 15 का बना रहे हो, एक कमरा आप, यू हैव टू डिफाइन वो जो 3 बंदे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। उन 3 बंदों में से एक बच्चा है, एक माँ है, एक वालिद है। माँ और वालिद के लिए आपको किस तरह का कमरा चाहिए, बच्चे के लिए किस तरह का कमरा चाहिए, उसके लिए गेस्ट के लिए किस तरह का कमरा चाहिए, इतने से घर के लिए कार पोर्च कितना होना चाहिए। मतलब अब आपने डायमेंशंस डिफाइन करनी है। आपने डाइसेक्ट कर लिया टॉपिक को कि हम जनाब कॉजेज बताएंगे, हम करंट सिचुएशन बताएंगे और हम रेमेडियल मेजर्स बताएंगे। सिर्फ 3 बातें हम बताएंगे। अब वेटेज की बारी आ गई, मतलब कॉजेज कितनी बतानी है, 5, 7, 8 कितनी, करंट सिचुएशन में कितने पॉइंट्स आपने देने हैं, 2, 4, 6, 8, 10 कितने, रेमेडियल मेजर्स में या फ्यूचर में आपने कितने पॉइंट्स देने हैं, 2, 4, 6, 8, 10 कितने। ये वेटेज डिफाइन करता है किस डाइसेक्टेड पार्ट को कितना बड़ा होना चाहिए या किस डाइसेक्टेड पार्ट को कितना छोटा होना चाहिए। ये भी आपके ऐसे की खूबसूरती को डिफाइन करेगा। मतलब जो सेंट्रल थीम है उसके ऊपर आपने ज्यादा हमेशा फोकस रखना होता है, और जो सेंट्रल थीम नहीं है उसके ऊपर आपने हमेशा कम फोकस रखना होता है। उसकी बेस पर आप वेटेज डिफाइन करते हो, उसने क्या चीज मेनली आपसे पूछी है, उसको डिफाइन करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है। ये थर्ड चीज आपकी होगी वेटेज की। चौथे नंबर पे मजे की बात, दैट इज योर एक्सप्रेशन, द वे थिंग्स आर प्रेजेंटेड। कुछ स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ टॉपिक लिखा, उसके नीचे 4 या 5 मेन आर्गुमेंट्स लिखे, मतलब मैं कॉजेज बताऊंगा, रेमेडीज बताऊंगा, फलान बताऊंगा, टमकान बताऊंगा, और वहीं पे इतनी सी 5 लाइनों की आउटलाइन बना के खत्म कर दिया। एक्सप्रेस करने का एक अंदाज है। कुछ क्या करते हैं, 5 वो पॉइंट्स बनाए और उन पॉइंट्स के नीचे आर्गुमेंट्स भी दे दिए। मतलब एक पिलर, उसके नीचे 4-5 आर्गुमेंट्स, दूसरा पिलर 4-5 आर्गुमेंट्स,
तीसरा पिलर 4-5 आर्ग्यूमेंट्स, और फिर उसको कंक्लूजन वाला पिलर उसमें बना दिया। ये दूसरा वे है एक्सप्रेस करने का। तीसरा वे क्या है कि आपने पिलर बनाया, उसके नीचे आर्ग्यूमेंट्स दिए, उनको सब आर्ग्यूमेंट्स भी दिए, फिर उसी आउटलाइन के अंदर आपने कुछ केस स्टडीज भी डिफाइन कर दी। हमेशा याद रखिए, ये पॉइंट हमने आउटलाइन वाले लेक्चर में डिस्कस करना था, लेकिन यहीं पे बता देता हूं। योर आउटलाइन इज सपोज टू बी एज एलैबोरेटिव, एज एक्सप्लेनेटरी एज पॉसिबल। क्यों? पेपर चेकर के पास 2 या 4 मिनट्स होते हैं आपका पूरा ऐसे पढ़ने का। 25 पेजेस 2-4 मिनट में नहीं पढ़े जाते। तो आपके ऐसे का फ्यूचर डिफाइन क्या चीज करेगी? वो आपकी आउटलाइन डिफाइन करेगी। आपकी आउटलाइन कितनी कॉम्प्रिहेंसिव है, कितनी डिटेल्ड है। आपने वहीं पे पेपर चेकर को बता देना है कि आपके अंदर कुछ मौजूद है, आप इतने जोगे हैं, पंजाबी में कहते हैं आपके अंदर कुछ गट्स पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। आपने वहीं पे, और ये चीज डिफाइन आप कैसे करेंगे? जितनी डिटेल्ड और अच्छी आउटलाइन आप बनाएंगे। एक्सप्रेशन में एक चीज तो ये होगी, दूसरी एक्सप्रेशन में ये चीज आ गई कि आपने जो पिलर्स और सब आर्गुमेंट्स बनाए हैं वो कितने प्रिसाइज हैं। मतलब बात अगले तक पहुंच भी जाए लेकिन लंबी कहानी भी ना बने। फ्रेज स्टाइल में है, सेंटेंस स्टाइल में है, जिस स्टाइल में भी आप लिखना चाहो यू आर अलाउड टू डू दैट, लेकिन जिस स्टाइल में भी लिखो उसको प्रिसाइज वे में लिखो। ये भी एक आर्ट होता है। आप जो प्रेसिस बनाते हैं ना कॉम्प्रिहेंशन के पेपर में, कंपोजिशन के पेपर में, वो बेसिकली एक आर्ट आपको सिखाया जा रहा होता है कि आप एक बड़ी सी बात को, दरिया को कूजे में बंद करने वाला हुनर आप में आया कि नहीं आया। यहां पे आपने वो हुनर अपनाना है कि एक एक्सप्रेशन, एक बात आप करना चाह रहे हो, उस बात पे कितने अल्फाज आप यूज करके वो बात अगले तक पहुंचा रहे हो। एक्सप्रेशन में ये दूसरी चीज आती है। 4 चीजें हो गई, यानी कि हमने कॉम्प्रिहेंशन देखी, फील्ड की और टॉपिक की, फिर हमने डायसेक्शन ऑफ टॉपिक देखा, किन किन हिस्सों में डिवाइड करना है, फिर हमने वेटेज देखा कि हर हिस्से को कितना देना है, उसके अंदर मार्जिन कितना देना है, फिर हमने एक्सप्रेशन देखा, और आखिरी चीज इज योर ग्रामर एंड इंग्लिश। एक चीज ज़हन में रखिए, मैंने ग्रामर और इंग्लिश को एंड पे रखा, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पांचों की पांचों चीजें एज इंपॉर्टेंट एज एनी अदर थिंग। 5 चीजें एक दूसरे के साथ आप उनका रिलेशन बना लीजिए। एक की भी कमी अगर होती है तो आपका ऐसे 0 पे चला गया। 5 की 5 चीजें आप ये समझ लीजिए, हर चीज के 20% मार्क्स हैं, 20% उसका वेटेज है, और हर चीज का, बल्कि 20% भी मैं उसे कम कर रहा हूं, हर चीज 100% होनी चाहिए। ग्रामर, आपकी इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगी? जितना ज्यादा आप रीडिंग करोगे। 3 चीजों की प्रैक्टिस अपना नसीब में लिख लीजिए। रीडिंग, जर्नल रीडिंग सिलेबस से हटकर, राइटिंग, जो भी आपने पढ़ा उसको शाम को लिखने की कोशिश कीजिए अपने अल्फाज में, वॉट एवर यू रीड। और तीसरे नंबर पे इवैल्यूएशंस। ये 3 चीजें अगर आप इन पे फोकस कर रहे हो तो आप अपनी ग्रामर, इंग्लिश अनइंटेंशनली, विदाउट नोइंग इट, आप उसको लर्न कर रहे होगे। ये 5 चीजें मैंने आज आपको समझानी थी। अच्छा, एक चीज मैं आपको पॉइंट आउट कर दूं कि हमारा इसी वीक में हाँ, हम लोग एक सेशन रख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का भी, हम लोग एक सेशन रख रहे हैं पाकिस्तान अफेयर्स का भी, एक सेशन रख रहे हैं इस्लामिक स्टडीज़ का, एक सेशन रख रहे हैं हम लोग करंट अफेयर्स का, और एक नेक्स्ट सेशन जो इससे अगला है वो प्रेसी का भी होगा। तो ये ओवरऑल 4-5 सेशन अगले पूरे वीक में चलेंगे, तो आप लोग उनको भी अटेंड कीजिएगा, आपके लिए फ़ायदामंद होंगे। अब अगर आप लोगों के इस ऐसे से रिलेटेड या आपके जर्नल कोई क्वेरीज हैं प्रिपरेशन के हवाले से, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लगा हो कि इट इज़ समथिंग बेनिफिशियल, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये स्ट्रीम शेयर कर सकते हैं या उनको यहाँ पे टैग कर सकते हैं। I will give you guys as much time as you want to ask questions. नेगेटिव स्पीकर ग्रामर को रिकमेंड नहीं करते। नेटिव स्पीकर, ओह मैं नेगेटिव पढ़ रहा था।
मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई। एस अहमद वट्टू साहब, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं एग्जैक्टली। यू वेरी वेलकम आकिब। जनरल रीडिंग योर फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट। आपको कोई भी चीज इंग्लिश में आपने पढ़नी है। आपको हिस्ट्री पसंद है, पॉलिटिक्स पसंद है, फिलॉसफी, रिलीजन, आईआर, कॉमिक बुक्स, कुछ भी पसंद है आप उसको पढ़िए। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, होना वो इंग्लिश में चाहिए। अच्छा, सोर्सेज डॉन ETC मैगजीन्स एट्सेट्रा। आपको इंटरनेशनल मैगजीन्स पढ़ने चाहिए। डॉन की भी अच्छी होती है वोकैबलरी, और लेकिन डॉन कैन बी अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन इट शुड नॉट बी अ सोर्स ऑफ इम्प्रूविंग योर इंग्लिश एक्सप्रेशन, बिकॉज आपके एकेडमिक स्टाइल ऑफ राइटिंग में और जर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग में डिफरेंस होता है। अच्छा जी, 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं जो राइटिंग में इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नेम दैम। रीडिंग, राइटिंग एंड इवेल्युएशन, सिर्फ ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मोर अबाउट हाउ टू कंस्ट्रक्ट थीसिस स्टेटमेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थीसिस स्टेटमेंट पे बात करेंगे। एनवायरमेंटल साइंस मेरा फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं, आयशा बच्चे, तो मैं नहीं बता सकता। जर्नल रीडिंग के लिए अगेन आई विल से आकिब कि आपको अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से जर्नल रीडिंग करनी चाहिए। मैं आई शुड नॉट बी द वन टेलिंग यू कि आपको जर्नल रीडिंग क्या करनी चाहिए। यार ये क्या हो जाता है, कमेंट सारे ऊपर चले जाते हैं। आपने कहा ऐसे के लिए टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, मगर कोई ऐसा टॉपिक हो कि नॉलेज हो उसके बारे में बट टर्मिनोलॉजी ना होती हो, दूसरों की टर्मिनोलॉजी आती हो बट नॉलेज ना हो। आपने बेसिकली, इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि आपने अभी जब आपके पास टाइम है प्रिपरेशन करने का, तो आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाएंगे। आप 4 या 5 फील्ड्स चूज कर लेंगे और उन फील्ड्स की टर्मिनोलॉजीज, फिलोसफर्स, हिस्ट्री, थीरीज, ये सारी चीज़ें आप लर्न करेंगे। स्लो एंड स्टेडी, ग्रेजुअली ये सब कुछ होता है, अचानक नहीं हो जाता। जी आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। आई हैव सीन पेपर, कुछ टॉपिक समझ नहीं आए, लाइक वो पूछ क्या रहे हैं बेसिकली, so I'm asking how to overcome that. You're not supposed to understand all the topics. If you can understand just 2 to 3 topics out of them, that is enough. क्योंकि वो डिफरेंट फील्ड से लिए गए होते हैं, नॉलेज की डिफरेंट फील्ड से, कोई फिलोसफी से, कोई लिटरेचर से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको सारे के सारे ही समझ आए। आके मोस्ट प्रोबेबली हम लोग आज क्या है, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को रखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन 1-2 दिन पहले वो अनाउंस हो जाएगा, कल तक अनाउंस हो जाएगा, यहीं पे ग्रुप में हो जाएगा। इंटरनेशनल जर्नल्स हैं जैसे ये फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स, डेमोक्रेसी जर्नल है, इसी तरह वॉक्स है, इस तरह के डिफरेंट हैं। करंट अफेयर्स के लिए ये जो मैंने अभी अभी रिकमेंड किए ये रिलायबल सोर्सेज हैं। न्यूज़पेपर इज नेवर अ रिलायबल सोर्स। जो मैगजीन्स होते हैं, ये जो ग्लोबल विलेज स्पेस के ग्लोबल विलेज होम पाकिस्तान की एक है, वो भी एक अच्छा है, उसको भी आप देख सकते हो। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अच्छी गाइडेंस नहीं मिल रही। आप इनबॉक्स करें या यहीं पे कमेंट कर दें कि क्या गाइडेंस आपको चाहिए। यू वेरी वेलकम आकिब, थैंक यू सो मच। नेम द फील्ड्स वन शुड ट्राई टू हैव एक्सपर्टीज इन। अब मेरे ख्याल से तो ये अगेन आपको खुद डिसाइड करना चाहिए आपकी लाइकनेस किस में है। मतलब इफ़ यू लव रिलीजन तो रिलीजन के ऊपर पहले फोकस कीजिए, इफ़ यू लव फिलोसफी के ऊपर फोकस कीजिए, लिटरेचर पसंद है लिटरेचर के ऊपर फोकस कीजिए। तो ये आपने डिफाइन करना है ना कि आपको पसंद कौन सी हैं। इट्स ऑल अबाउट यू। हमारे अक्सर लोग फेल इस वजह से होते हैं कि हम लोग दूसरों से रिकमेंडेशंस पूछ के अपनी ज़ात का पता ही कोई नहीं होता, तो फिर हम वो सारी प्रिपरेशन है भी बस वाजरबाई कर लेते हैं और मेन वहाँ पे डिलीवर करने की दफ़ा मौत पड़ जाती है।
ये जवाद रज़ा साहब ने कोई रिकमेंड किया है पैराडाइम शिफ्ट। इज इट अ मैगजीन और जर्नल और व्हाट? शाह जी ये भी बता दें, कोई वेबसाइट है, क्या है ये? इसी वीक में और नेक्स्ट वीक में याद रखिए हम लोग डिफरेंट सेशंस रखेंगे, सो स्टे ट्यून्ड इन और इट विल गो ऑन लॉन्ग एंड वाइड इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से आप लोगों के सवालात और जवाबात मुक गए हैं। अच्छा वेबसाइट है, ठीक हो गया, पैराडाइम शिफ्ट देख लीजिएगा जी। अपना ध्यान रखिए, खुशबाश रहिए और दुआ में याद रखिए। इस स्ट्रीम में आप दोस्तों को टैग करना चाहें तो कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, अल्लाह वाले।